अब इस वीडियो पे आ ही गए हो तो पूरी देखना। और आज की जो वीडियो है ये कोई पोइट्री वाली वीडियो नहीं है, और ऐसे ही रैंडम वीडियो बना रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा मन कर गया था यार, और मेरे से नहीं देखा जा रहा था। तो आज की जो पूरी वीडियो होगी ना वो फार्म बिल्स के ऊपर होगी कि फार्मर्स का जो बिल आया है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और इससे पहले क्या था। यहाँ तक कि हम बात करेंगे एकदम पास्ट 1947 तक की कि तब क्या थी किसानों की हालत, अब क्या है, अगर ये बिल आया तो क्या हालत होने वाली है, और क्या है एक्चुअली ये बिल, सारी बात करेंगे। और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस बिल को क्यों अच्छा कह रही है, सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। ये बिल जो जब आया था, ये आया था एंड ऑफ अगस्त और स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में। तो जब ये बिल आया तो इस बिल के मेन 3 ऑडियंसेस थे जिन्हें लेके किसान यूनियन पूरा का पूरा नाराज़ हो गया था, और स्पेशली हरियाणा और पंजाब के किसान। अब वो हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों नाराज़ हुए थे, इस बारे में भी बात करते हैं हम। तो सितंबर में भारत किसान यूनियन ने एक परमिशन मांगी थी हरियाणा सरकार से, जो कि बीजेपी सपोर्टेड सरकार है, कि हमें एक ट्रैक्टर रैली निकाल बेसिकली उन्हें एक रैली निकालनी थी इसके बिल के अगेंस्ट में। तो उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टेड थी और बीजेपी ये बिल लाई थी। तो बेसिकली उन्होंने मना कर दिया था, पर किसान ने उस टाइम भी ट्रैक्टर मार्च निकाला था। पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर निकले थे और काफ़ी पीसफुली निकले थे। तुम लोग जाके देख सकते हो। ये सितंबर की बात है, सितंबर के अराउंड मैं डेट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तब देख लेना। उस न्यूज़ की लिंक और आर्टिकल वगैरह डाल दूंगा मैं, तो वो सब तुम देख सकते हो। और अब बात करते हैं नारे में ये क्यों कह रहे हैं किसान बचाओ मंडी बचाओ। आखिर मंडी क्यों बचाएं, और मंडी में जब टैक्स देना पड़ता है तब भी ये लोग क्यों कह रहे हैं कि मंडी बचाओ, और जो गवर्नमेंट बिल लेकर आई है वो कितना अच्छा है, कितना सही है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में जी। 1947 में हमारे देश में कोई कानून नहीं था किसानों को लेकर, बिल्कुल भी कोई कानून नहीं था। तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कोई कहाँ जाए, कहाँ से आए, कोई कौन कहाँ से ट्रेड कर रहा है। तो उस टाइम जो थे ना ट्रेडर, वो किसानों को अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करते थे। क्यों करते थे इसकी बात भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई रोक टोक नहीं था, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं था। ट्रेडर अपनी मर्ज़ी से फसलें खरीदता था, अपनी मर्ज़ी से फसलें बेचता था, और किसानों को उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। इस वीडियो के मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए तुम लोग मदर इंडिया देख लेना, या बहुत सारी मूवी है जो तुम देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और स्टार्ट करते हैं 1947 में एक भारत ने कानून बनाया जिसका नाम था एपीएमसी। एपीएमसी बेसिकली था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी थी जो स्पेशल लेवल पे मार्केट एरिया बनाती थी, बहुत छोटे छोटे लेवल पे। मतलब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मार्केट कमेटी बन जाएगी, एक एरिया बन जाएगा जिसे एपीएमसी के नाम से बुलाया जाएंगे, जो आजकल किसान मंडी बोलते हैं। बात करेंगे तो इसमें एक इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा मैं फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा का, तो वो देख लो तुम लोग पहले। सर शर्मा जी, पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एपीएमसी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। कि एपीएमसी मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसका एक एक्ट है। और बेसिकली ये 1965 में एक सरकार ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि भाई मंडियां, उस समय आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत अभी होनी थी, तो उस समय एक नेटवर्क ऑफ मंडीज जो बनाया गया, रेगुलेटेड मंडीज, तो वो एपीएमसी मंडी उनको कहा जाता था। और वो जो मंडियां हैं उसमें किसान अपना प्रोड्यूस लेकर आएगा, और वो जब प्रोड्यूस लेकर आएगा तो पहले तो प्राइवेट ट्रेड कैन कम एंड बाय इट। और लेकिन अगर कोई भी बायर उसमें मतलब या उससे ज्यादा बाई नहीं करता है, प्राइवेट ट्रेड थोड़ा सा बाई कर लिया है, तो देन दी गवर्नमेंट वुड स्टेप इन टू प्रोक्योर एट व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसका मतलब ये था बेसिकली कि एमएसपी जो है वो इट वाज एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू रिमेन इन कल्टीवेशन। मेरा अपना मानना है कि एक्चुअली इट इज वन कंट्री टू मार्केट्स, क्योंकि सरकार एमएसपी और एपीएमसी को नहीं छुआ है। तो लेकिन उसमें प्रावधान यह है कि अगर एपीएमसी के अंदर, मंडी के अंदर खरीदेंगे तो उनको जो मंडी टैक्स है वो देना पड़ेगा। और लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी मंडी से बाहर खरीदती है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर है या जो कंपनी है वो चाहेगी कि मैं बाहर विदाउट टैक्स पे करके मैं खरीदूं, एंड ग्रेजुअली पीपल विल मूव आउट ऑफ द मंडीज। और उससे क्या होगा कि मंडीज विल स्टार्ट बिकमिंग रिडंडेंट। और जब मंडी खत्म होगी या मंडी सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया, तो ऑब्वियसली जो एमएसपी जो मिलता था किसानों को, जिसकी एश्योरेंस थी, वो भी आस्ते आस्ते उसका भी रेशो है वो कम होता जाए। बात करते हैं फ्लॉज ऑफ एपीएमसी। अब इंडिया में कितना भी अच्छा कानून हो, करप्शन तो हर जगह आ जाता है। तो एपीएमसी के अंदर क्या था, मतलब क्या दिक्कतें किसान फेस कर रहे थे कि जो मोदी सरकार है हमारी वो नया बिल लेके आई है।
तो एपीएमसी के अंदर जो मेजर दिक्कत थी ना वो थी क्योंकि जो एपीएमसी के लोग थे उन पे कुछ ज़्यादा ही पावर थी, क्योंकि उनके अंडर में ही सारी फसलें बेची और ख़रीदी जानी थी, तो उन पे इतनी पावर थी कि वो जिस मर्जी को लाइसेंस दे रहे थे। तो एक तरीके का उस टाइम लाइसेंस राज चल रहा था। जो ट्रेडर ज़्यादा एपीएमसी को पैसे देगा वो उन्हें लाइसेंस देते थे, और ये लोग एपीएमसी से मिल के ना एक तरीके से गठन बना लेते थे, और इन लोगों का ना मानना था कि हम एमएसपी से ज़्यादा प्राइस देंगे ही नहीं, चाहे किसी भी फसल का हो। अगर बाज़ार में उस फसल का रेट 20 रुपये है तब भी वो उसको एमएसपी के ही रेट पे देते थे। अगर एमएसपी का रेट 5 रुपये है और बाज़ार में वो 20 रुपये की फसल बिक रही है, पर तब भी वो फसल 5 रुपये की उस पे भाव पे ख़रीदते थे, जो यहाँ पे किसानों को काफ़ी लॉस होता था। पर क्या करें, अगर वो मंडी से बाहर जाते हैं तो उन्हें एमएसपी भी नहीं मिलेगी। और किसानों का ये भी कहना है कि अगर ओपन मार्केट हुआ तो उनकी जो मंडियाँ हैं वो बंद हो जाएगी, उन्हें एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, अभी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हरियाणा और पंजाब के सरकार वो फार्मर्स को ही मिलता है जो एमएसपी का है, क्योंकि बाकी के देश में एमएसपी का कोई सिस्टम नहीं है। ऑलमोस्ट मैं बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु की भी बात करूँ तो वहाँ एमएसपी किसानों को नहीं मिलती, और वहाँ ऐसे ही ओपन मार्केट है। और तुम लगा सकते हो बिहार और पंजाब की किसानों की क्या हालत है। किसान पे ज़मीन ज़्यादा है बिहार में, पर फिर भी उनकी इनकम बहुत कम होती है, वो बाहर लेबर के तौर पे काम करने जाते हैं। बाकी तुम लोग समझदार हो, तो इसमें देवेंद्र जी का एक इंटरव्यू है, तुम लोग देख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वन कंट्री वन मार्केट जो है उससे किसान जाके कहीं भी बेच सकता है और उसको हायर प्राइस मिलेगा। तो लेकिन सारा सवाल ये है कि अगर 86% किसान भारत के ये तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पाते हैं, तो इनको एक्सपेक्ट करना कि वो चंडीगढ़ से जाके बैंगलोर में बेचेंगे या बैंगलोर से लाके छत्तीसगढ़ में बेचेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इस ओपन मार्केट की। आखिरकार ये ओपन मार्केट है क्या और फ्री मार्केट क्या है? मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो मार्केट को इतना फ्री क्यों बनाना चाहती है? तो फ्री मार्केट की जो डेफिनेशन है तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। फ्री मार्केट की सबसे पहला उसमें रूल ये होता है कि उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होगा। अगर किसान अपनी फसल बेचता है, ट्रेडर खरीदता है, तो बीच में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। ट्रेडर अपने मन चाहे रेट पे लेगा और किसान को बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और इसके लिए अभी हाँ आगे बात करेंगे, तो उसकी बात आगे करते हैं। ये कंपनियाँ जहाँ भी जाएंगी, क्योंकि मंडी पे तो जाएंगी नहीं, ओपन मार्केट है, तो ओपन मार्केट यूएसए और यूरोप में भी काफ़ी फेल रहा था। अगर हम ये आइडिया वहाँ से लेके आ रहे हैं और वहाँ पे फेल रह चुका है, तो हमारे देश में तो सक्सेस होने का कोई फ़ायदा मतलब ही नहीं बनता यार। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया जो है हमारे देश में सक्सेस हो सकता है। और वन नेशन वन मार्केट का जो ये स्लोगन दिया है तुम लोग, एक मुझे एक छोटी सी बात बता दो यार। जो कंपनियां वो अपना प्रॉफिट चाहेंगी, वो क्यों चाहेंगी कि उसे टैक्स देना पड़े, तो मंडी में नहीं जाएंगी। एमएसपी है ही नहीं, तो किसान अपना जो अपनी जो फसल है उन्हें बेचनी पड़ेगी, और किसान स्टोर करके नहीं रख सकता यार। मतलब अगर स्टोरेज सिस्टम भी हटा दिए, मैं आगे उसकी बात करूँगा कि क्या क्या 3 लॉ हैं और उनकी हम बात करेंगे। तो अब इसके ना इस पे एक इंटरव्यू दिया है हमारे देवेंद्र शर्मा ने, तो उनका ये इंटरव्यू देख लो। आज किसान को जो उसकी असली आजादी ये होगी कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर उसको एश्योर्ड एमएसपी मिले। आप एमएसपी को लीगल कर दीजिए। दूसरी बात एक और है, एग्रीकल्चर को बिल्डअप करने के लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि वी डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। 2011-12 और 2017-18 के बीच में एक आरबीआई की रिपोर्ट बोलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि 0.4% ऑफ द जीडीपी वाज बीइंग इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। और देखिए इस क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन या 60 करोड़ लोग जुड़े हों, उसमें आप 0.4% इन्वेस्ट कर रहे हैं। एपीएमसी था, इसमें कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एपीएमसी को अगर हम बिल्डअप करें, उसकी गलतियां दूर करके 42,000 मंडियों का हम अगर जाल बिछा दें हिंदुस्तान में, एंड इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एन एश्योर्ड इनकम, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। तीसरी बात ये है, ये हमें जाननी है कि ये जो हमने गांव से लोगों को निकाल के शहर में लाना है, ये हमारे एक अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर जो गवर्नर थे, उनकी स्टेटमेंट थी कहीं पर कि सबसे बड़ा रिफॉर्म तब होगा कि हम जब किसानों को खेती से निकाल कर शहर में लाएंगे, बिकॉज शहर में चीप लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी है। अगर ये हमारी सोच है, ये इकोनॉमिक डिजाइन है, तो आज देख रहे हैं कि जो आज क्राइसिस है, भारत में हो या दुनिया में हो, उसका जो कारण है वो हमारे सामने है। तो उस अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है, उससे बल्कि एक सबक मिलना चाहिए था कि जो मैं हर बार बोलता हूं कि जो गांव से लोग निकल कर आए थे शहर में, बेसिकली देवर एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, देवर एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि वो विजुअल हमारे सामने नहीं था। अब हमने देखा लोगों को वापस जाते हुए,
और जिस कंडीशन में वो गए हैं, तो अब शायद लोगों के सामने एक विजुअल आ गया है कि जब मैं एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज कहता था तो मैं किस पॉपुलेशन की बात कर रहा था। तो क्या अभी भी वो मॉडल लेके चलना चाहिए कि हम गांव से निकाल के लोगों को शहर में लेके आए? क्यों? तो इस पूरे का एक ही सिंपल सॉल्यूशन जो मुझे लगा, मतलब तुम लोगों को भी, तुम लोग मुझसे होशियार हो तो तुम लोगों को भी पता लग सकता है। तो मुझे तो यही लगा भाई, गवर्नमेंट को लिखित रूप में एमएसपी दे देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है तो दे ही देगी, मोदी सरकार है भाई। तो किसान लोग हैं, उनकी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनकी जो 4 बेसिक मांगे हैं, वो पहली यही मांग है कि सारे जो ये जितने भी लॉ हैं इन सबको रोल बैक कर लिया जाए, प्रोटेक्ट द मंडी को बचाया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा उनका कहना है कि उनके जितने भी लोन्स हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएँ और एमएसपी में सुधार करिए जाए, क्योंकि कुछ ही चीज़ों पे एमएसपी मिलती है तो उसे बढ़ाकर थोड़ी ज़्यादा चीज़ों पे कर दिए जाए। अब बात करते हैं कि जब ये बिल आ रहा था तो पार्लियामेंट में पास कैसे हो गया यार। तो तुम लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, जब ये बिल पास हो रहा था ना, तो उस टाइम संसद में जो एमपीज़ थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। कई तो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। हाँ, किसान से पहले एमपीज़ भी स्ट्राइक पे बैठे थे, पर हमारी मीडिया ने नहीं दिखाया। 1-2 आर्टिकल आए थे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बस यही कुछ न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने बताया, पर किसी ने नहीं। तो ये इन सब की जो शुरुआत होती है वो होती है 20 सितंबर सुबह 9 बजे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सुबह 9 बजे ये बिल लेके आया। जब वो बिल लेके आया, उन्होंने ये बिल पढ़ा और उन्होंने बताया कि कैसे ये बिल हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए अच्छा है और इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल में क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया। और जब इन्होंने ये बिल पढ़ा तो उसके तुरंत बाद भाई कांग्रेस का एक ही काम है कि इस बिल को साफ मना कर देना। उन्होंने सीधा खारिज कर दिया कि नहीं भाई, हम इस बिल को नहीं मानते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद एक कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया था, कांग्रेस के एक नेता ने। उन्होंने कहा था इस बिल को पहले गुजरात में पास करते हैं, अगर गुजरात में सक्सेस हो गया तो पूरे इंडिया में पास कर देना। पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। यूट्यूब पे क्लिप है, तुम जाके देख सकते हो, राज्यसभा टीवी पे। और फिर थोड़ी देर बाद 10 बजे के अराउंड ना, जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उन सब ने मना कर दिया, हाँ भाई हम इस बिल का अपोज करते हैं, हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। तो ऐसे ही मतलब हमारी बीजेपी सरकार ने अपोजिशन में दोनों में बहस हुई थोड़ी, वही राज्यसभा में होता ही गया है। मैंने खुद यार पूरी वीडियो क्लिप देखी है, छोड़ो। 1 बजे के अराउंड वो लोग किसी नतीजे पे नहीं बैठे। स्पीकर ने पूछा भाई तुम्हें कल के लिए ये सेक्शन पोस्टपोन करना है या आज ही करना है? तो बीजेपी वालों ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम आज ही ये बिल पास करवाएंगे। तो अपोजिशन ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे हो जाता है। तो हुआ ऐसे ही। उसके बाद 2 बज गए, 2 बजे तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बस दोनों में डिबेट होती रही। तो 2 बजे स्पीकर ने बहुत दिमाग लगाया यार मेरे को, मैं स्पीकर का फ़ैन हो गया। तुम लोग भी सुनना, हमारे राज्यसभा के अंदर एक रूल है जिसे कहते हैं वॉइस वोट में ये होता है जो ज़्यादा तेज़ चिल्लाएगा उसकी सुनी जाएगी। ये हमारे क्रेटिक इसमें ये रूल है, अब भी जो ज़्यादा तेज़ चिल्लाएगा उसकी सुनी जाएगी। फक ऑफ, तुम मैटर नहीं करता कितने लोग उसके फेवर में हैं, कितने लोग उसके अगेंस्ट में। तो स्पीकर ने भी काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। उसने कहा कि चलो मैं वॉइस वोट लूँगा। वैसे एक रूल है, अगर किसी भी एक मेंबर को लगता है कि वॉइस वोट गलत है तो वो काउंटिंग की मांग कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पीकर ने बोला कि मैं वॉइस वोट करूँगा, तो स्पीकर ने वॉइस वोट किया। बीजेपी वाले अच्छा चिल्ला लेते होंगे भाई, तो उन्होंने तेज चिल्लाया और भाई स्पीकर को लगा नो मैटर किसने क्या सुना भाई, स्पीकर को लगा कि जो फेवर में जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने बिल पास कर दिया। जिसके अगेंस्ट में काफ़ी कांग्रेस जो लीडर थे उन्होंने अपोज किया, माइक तोड़े, मतलब काफ़ी गुस्सा दिखाया था, जिस वजह से कांग्रेस के कई लीडर को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और जो बाकी कुछ बचे कुछ थे एक आध, वो स्ट्राइक पे बैठ गए। अब राज्यसभा के अंदर कोई बैठा ही नहीं था तो बिल पास करना और आसान। तो अगले दिन इतनी क्लियर तरीके से बिल पास हो गया भाई, खेलो दिमाग से। मैं स्पीकर का फ़ैन हो गया भाई। और ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में चल रहा है भाई, देख रहे हो बिल कैसे पास हो रहे हैं, जो ज़्यादा तेज चिल्ला है भाई हम तो उनकी सुनेंगे। तो जब ये बिल रिलीज़ हो गया तो उसके बाद कई जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने खेद जताया हमारे डेमोक्रेसी को लेके कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और अब हमारे देश में डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है। और मुझे भी लगता है यार, तुम ही बताओ, हमारे राज्यसभा में अगर वॉइस वोट से अब भी बिल पास हो रहे हैं, वॉइस वोट अच्छा है पर एक आधा जब उसका अपोज करे उसके लिए, पर भाई ऐसे अपोज करोगे तुम लोग, अगर ऐसे बिल पास होने लगा तो बस बहुत अच्छी चीज़ है। पर ये हमारी मीडिया नहीं दिखाएगी ना, मीडिया बहुत अच्छी है हमारी। तो अब हम बात करते हैं हमारे 26 जनवरी के ऊपर। हाँ, जो 26 जनवरी को हुआ यार वो बहुत ही गलत था। उसके लिए किसान यूनियन को भुगतना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता अब ये जो
किसान की जो मांगे ये मानी भी जाएंगी और किसान धरने पे ज़्यादा दिन तक बैठ भी पाएंगे। ये फुट बैक पे चले गए हैं, जिसमें से 2 किसान यूनियन छोड़ भी चुके हैं। और जो भी हुआ यार 26 जनवरी को बहुत गलत हुआ, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया, बहुत ज़्यादा। पर यार कहीं ना कहीं तुम एक चीज़ देखो, तुम नो मैटर तुम कितने भी बड़े इंसान हो, तुम कितने भी अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ कर्मा होता ही है। हम लोगों ने देखा था यार, दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में स्टूडेंटों को पिटने दिया था और 26 जनवरी को वो लोग पिट रहे थे। देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई वो गलत है, ये सही है, पर अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत किया है ना, तो तुम्हारे साथ गलत होना है, ये कर्मा है। तुम इसके लिए मुझे गाली बक सकते। हाँ, पुलिस वालों को मारा वो गलत था। उनके पता है 70 से ज़्यादा किसान में जो उग्रवादी शामिल थे उनके ऊपर FIR भी हो चुकी है। नेताओं ने बयान भी दिया है कि हमारे जो संगठन में कई उग्रवादी घुस गए थे। और मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि जो भीड़ होती है ना, उसका दिल तो होता है पर दिमाग नहीं होता। तो तुम्हारे पास इतना समझने की जो ताकत होती है ना, वो भीड़ के पास नहीं होती। यही चीज़ कश्मीर में भी देखी है, यही हमें गुजरात में भी दिखी थी, यही NRC के टाइम पे दिखी, यही हमें कल भी दिखी। और जो कल हुआ ना यार, बहुत बुरा हुआ, उसके लिए बहुत बुरा लगा। और उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने सुना ना अपने स्कूलों में अपने दोस्तों से, उन्हें पता कुछ नहीं है, पर और पता है सबसे बुरा मुझे कब लगा? बुरा मुझे इस बात का नहीं लगा कि हमारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ वो गलत था तो गलत है। बुरा मुझे इसलिए लगा, पाकिस्तान जैसा देश हम पे हंस रहा है। हमारी यार इंटरनेशनल लेवल पे इतनी गंदी बेइज्जती हुई है ना, वो भी 26 जनवरी को, हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन। तो यार मुझे बस इतना ही लगता है कि दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। और मुझे नहीं लगता यार अब किसान ज़्यादा दिन तक टिकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इनकी बात मानने वाली थी या मान लेती कभी ना कभी, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल के लिए ये जो बिल था उसे पोस्टपोन करने की भी बात कही थी। पर अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। और जो रिस्पेक्ट थी ना, एक जो किसानों के लिए रिस्पेक्ट थी, हर एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर था, हाँ भाई अन्नदाता हैं, किसान हैं हमारे, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं यार हम उन लोगों ने खो दी है। और मुझे नहीं लगता वो जो रिस्पेक्ट वाली बात है, अब लोग उन्हें रिस्पेक्ट उस नज़र से देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई उन्हें खालिस्तानी बुला रहा है। बेशक वो हो नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, पर हर कोई बुला रहा है। और पता है इसमें सबसे बुरी बात यह है कि जो मीडिया है ना, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है किसानों का। हमने शुरुआत से देखा यार, उन लोगों ने उन्हें खालिस्तानी बुलाया, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया, क्या नहीं यार, उन्होंने क्या कोशिश नहीं की। और कल जो हुआ 26 जनवरी को, वो तो इतना बेकार था यार कि अब मुझे लगता नहीं है किसान आगे बढ़ भी पाएगा। रिस्पेक्ट भी खो दी है। पर यार तुम ही सोचो, तुम 70 दिन से ज़्यादा इतनी कड़ाके की ठंड में दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हो, 140 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, ये मीडिया ने नहीं दिखाया है। 140 से ज़्यादा। तुम ही सोचो यार, तुम्हारे घर में एक की डेथ हो जाए किसी की वजह से, तुम्हें अच्छा लगेगा? 140 जनों की डेथ हुई है। गुस्सा तो था यार, मैं ये नहीं कह रहा वो सही था, ये गुस्सा ऐसे दिखाना चाहिए, पर यार तुम ही सोचो, जहाँ जिसके बेटे की मौत हो गई हो, वो भी बिना किसी वजह से, उसको तो गुस्सा आएगा ही यार। 140 जने की डेथ हुई है, ये किसी ने नहीं दिखाया। हाँ, 26 जनवरी पे कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे यार, उनके लिए सबको खेत है, सबको बुरा लगा यार, जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि करता कोई और है और भरता कोई और है। हर बार का है यार, ये पॉलिटिशियन करते हैं, लड़ता कोई और है, दंगे किसी और में होते हैं, अब अलग ही चल रहा है। मुझे नहीं लगता यार अब कुछ सही होगा। मेरे बस 3 क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉ बनाया ना APMC, ये APMC के जो खिलाफ है, मुझे यार एक चीज़ बता दे, अगर मंडी नहीं रहेंगी, किसान बाहर जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का किसान तमिलनाडु जाके तो अपनी फसल बेच नहीं सकता। उस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन देगा भाई, मुझे भी तो बताओ। इतना कॉस्ट उस पर कहाँ से आएगा, जो जहाँ ज़्यादा है उस डिमांड उसकी फसल की, वहाँ जाके बेचे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है भाई। 2 बीघे ज़मीन वाला किसान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वो अपनी फसल बचाएगा या अपनी फसल बेचने के पीछे जो बची कुची फसल है वो भी गंवा देगा? तो यार तुम लोग भी सोचो, जो गवर्नमेंट कह रही है ना फ्री मार्केट, ये फ्री मार्केट अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में फेल हो गया है, तो इंडिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है यार? यहाँ इतना करप्शन है। और जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है यार, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिस्ट है, इसमें है गुड क्वालिटी ग्रेड्स। अगर इस बिल को तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, इस पूरे सेक्शन को, उसमें लिखा है कि सोचो कंपनी ने जो ऑर्डर दिया, मतलब जिस हिसाब से ऑर्डर दिया और उस हिसाब से फसल नहीं हुई, मानो अकाल पड़ गया, मानो ऐसा नहीं होता है पर ऑलमोस्ट हो गया एक बार भी, जिस तरीके से अगर ये हुआ,
कंपनी ने ऑर्डर दिया है, भाई किसान नहीं फुलफ़िल कर पाया उसकी नीड्स, फिर जो बची कुची फसल होगी वो कंपनी तो खरीदने जाएगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा क्यों खरीदे, वो पूरा ही खरीदेगी, किसी और से खरीदेगी। तो फिर वो किसान वो अपनी फसल कहाँ बेचेगा? क्या वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर उसमें रेट में बिक जाएगी। घाटा किसका हुआ? किसान का। यार ये तुम लोग तो सोचो, हर बार ज़मीन अच्छी फसल थोड़ी ना देती है। और तीसरा यार, मेरी तीसरी सबसे जो बड़ी वो है ना, क्या है वो, ये है असेंशियल कमोडिटी एक्ट। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, यार इस एक्ट को मुझे कोई अच्छे से पढ़वा दो। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि कोई भी किसान, कोई भी ट्रेडर, कोई भी इंसान कितना भी स्टोर कर सकता है। एक काफ़ी अच्छी कविता है, छत टपकती है उस किसान की, वो फिर भी बारिश की दुआ करता है। तुम सोचो, उस किसान पे फसल रखने, घर में रहने के लिए घर नहीं है, वो फसल को कहाँ स्टोर करेगा? इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई ट्रेडर्स को, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसको जो स्टोर करके रखेंगी, जैसे ही मार्केट का प्राइस बढ़ेगा वो तो बेच देंगे, क्योंकि वो 5 रुपये की फसल खरीदेंगे, उसे 200 में भी बेचेंगे, उन्हें प्रॉफिट होगा। यार तुम ही सोचो, जो छोटा किसान है वो कैसे इन सब चीज़ों से कैसे रह पाएगा? और अगर मैं गलत हूँ भाई तो बताना मुझे कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इस चीज़ के लिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, और इसमें मैं बताता हूँ अपोजिशन जो है वो किसान का साथ क्यों दे रहा है। भाई जो मैंने मंडी की बात करी है ना, एपीएमसी की, मंडी में जितना किसान और ट्रेडर टैक्स देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता, वो सारा टैक्स राज्य सरकार रखती है। जिसकी भी सरकार होती है पंजाब हरियाणा में, वो सरकार वो सारा टैक्स रखती है। तो अपोजिशन तो भूल जाओ कि भाई वो किसानों के भले के लिए है, वो बस ये चाहते हैं उनका जो पैसा आ रहा है वो ना रुके, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार तो उनकी सरकार कभी ना कभी आएगी, और जब उनकी सरकार आएगी उनको भी तो पैसे खाने होते हैं। यहाँ पॉलिटिशियन ऐसे ही है भाई, किसी को मतलब नहीं बनता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और यार तुम ही सोचो, हमारे देश में ना एक फैक्ट है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे देश में ना 43% क्रिमिनल जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं। 43% क्रिमिनल, ये मैं नहीं कह रहा, ये ADR की रिपोर्ट कह रही है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। ये तुम गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो, मतलब हर कंट्री का आता है। इंडिया में 43% लोग जो कि कहीं ना कहीं मतलब आरोपी हैं या क्रिमिनल हैं, वो लोग पार्लियामेंट में हैं। यार अगर वो लोग ऐसा अगर रूल बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई गलत सही, इसमें हो सकता है कि मैंने कई चीज़ें मिस कर दी हूँ, पर जो मुझे समझ आया भाई मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तुम ही सोचो यार, लगता है यार 2 बीघे अगर किसी किसान पे ज़मीन है, वो उस किसान उस फसल पे को उगा रहा है, फिर उसको काटेगा, फिर उसको रखेगा, मतलब वहाँ पे भी उसका खर्चा आता है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके, अगर उसके शहर में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा तो वहाँ से छोड़ के वो दूसरे शहर में जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन देगा? ये गवर्नमेंट नहीं बताएगी। और मीडिया तो हमारी है ही भाई, अच्छी है हमारी मीडिया। और हाँ, जो तुम बात करते हो यार 26 जनवरी को जो हुआ, तुम लोगों ने मुझे इतना बोला कि हाँ यार तुझे दुख नहीं है, तो यार तुम ही सोचो, जिनके 140 लोग बिना किसी वजह के मरे हैं, लोग अब भी फांसियाँ लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? वो कोई नहीं दिखाता, वो किसी ने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि वो राज रह जाता है, उसे मीडिया बाहर नहीं लाती। ये चीज़ भी तो देखो यार तुम लोग, उसके बाद कहना यार क्या गलत है क्या सही। अगर तुम लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक मत करना, पर शेयर कर देना, शायद किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता देना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा, अगली वीडियो भी बनाऊँगा। और ठीक है, तुम लोगों को गाली बकनी हो मैं डिलीट कर दूँगा कमेंट।